चलो शुरू करते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वो तो चैप्टर का नाम तो मेरे को भी पता है, पढ़े क्या थे लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे? कुछ होमवर्क था? क्या होमवर्क था? 4 ग्राफ बनाना था, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। इसका 4 केस हम लोग पढ़े थे। क्या क्या था 4 केस? एक में डिमांड बढ़ रहा था, एक में डिमांड कम हो रहा था, एक में सप्लाई बढ़ रहा था, एक में सप्लाई कम हो रहा था। मतलब एक बार में सिर्फ कोई एक कर्व चेंज हो रहा था। हम लोग वो वाला केसेस लास्ट क्लास में पढ़े थे। पता है? ठीक है, देखो हम अभी तक जो पढ़े थे वो हम पढ़े थे। पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम 4 केस पढ़े थे, एक में डिमांड को इंक्रीज किए थे, एक में डिमांड को डिक्रीज किए थे, एक में सप्लाई को इंक्रीज किए थे, एक में सप्लाई को डिक्रीज किए। ये 4 केसेस हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। मतलब हम जो भी केस पढ़े थे उसमें एक बार में कोई एक कर्व चेंज हो रहा था, बाकी सारा कर्व क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक बार में दोनों कर्व चेंज होगा, या तो डिमांड भी चेंज होगा और सप्लाई भी चेंज होगा। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, और सेम डायरेक्शन मतलब या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों कम होगा। ठीक है, हम लोग इस हिसाब से आज इसका केसेस निकालेंगे। अब देखो, सबसे सिंपल तरीका है, बुक में 15-20 ठो ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, हम सारा ग्राफ को याद करने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे। अब ग्राफ को याद करने का तरीका ये है कि याद ही मत करो ग्राफ को, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला होगा उसको चुपचाप प्लॉट कर देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, सप्लाई को इंक्रीज बोला है तो कहाँ किधर साइड मूव करना है, ये साइड मूव करना है या ये साइड मूव करना है। अगर डिमांड को इंक्रीज बोला है तो ये साइड मूव करना है या ये साइड मूव करना है। अगर इतना तुमको पता है तो इस चैप्टर में जितना भी ग्राफ है वो सारा 100% तुम लोग करेक्ट बना पाओगे। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सबसे पहले मान लो, लास्ट क्लास में तो 4 केस करे थे, वो चारों सबको समझ में आ गया होगा। अब मान लो हम नया केस लेते हैं, डिमांड इंक्रीज हुआ, साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। डिमांड इंक्रीज हुआ, साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई। अब बताओ नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? डिमांड 100% से राइज हुआ और सप्लाई भी 100% से राइज हुआ। बताओ क्या होगा? पहले बनाते हैं। ठीक है, बनाओ, शुरू करो। किधर सप्लाई बढ़ाना है, किधर बढ़ाऊं? इधर बना देता हूं। डिमांड बढ़ाना है, किधर बढ़ाऊं? ऊपर साइड। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो प्राइस क्या रहेगा। सेम है प्राइस, और क्वांटिटी क्या हो गया? सिर्फ क्वांटिटी सिर्फ बढ़ गया। प्राइस सेम है और क्वांटिटी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो डिमांड सिर्फ 100% से नहीं बढ़ के 10% से राइज होता। ठीक है, सिर्फ 10% से राइज होता। अब क्या करते हैं हम लोग, ये डिमांड कर्व ऑब्वियसली नहीं होता, इसके जगह में नया डिमांड कर्व आ जाता। पढ़ाई में ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा ज़्यादा। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये सप्लाई राइज हो गया कितना से? 100% से। डिमांड को सिर्फ 10% से राइज करना है। ठीक है, तो हम लोग डिमांड को सिर्फ क्या करेंगे? 10% से राइज करेंगे, मतलब थोड़ा सा राइज करेंगे। P1 P1। अब देखो तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है?
ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये था, अब नया जो बना वो E1। नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ बना, नीचे साइड में बना, तो प्राइस अब क्या होगा, हमको पता चल गया प्राइस क्या होने वाला है, कम हो। तुमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि कितना से कम होगा, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमको सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा कि कम होगा या ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगा या ज्यादा होगा, बस हमको ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी दिया होगा, हम लोग दोनों को इंटरसेक्ट करके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद तुमको बताया होगा कि सप्लाई कितने परसेंट से राइज हुआ, डिमांड कितने परसेंट से राइज हुआ, या सप्लाई राइज हुआ या डिमांड कम हुआ, जो भी केस है वो तुमको बताया जाए। उसके बेसिस पे तुमको क्या करना है, नया ग्राफ बनाना। ठीक है, नया ग्राफ बनाने के बाद चेक करना है दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो नया प्राइस बनेगा और नया क्वांटिटी बनेगा। तो इस एग्जांपल में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया। ठीक है, अगर हम ग्राफ के वाइज जाएं तो ग्राफ में हमको क्लियरली समझ में। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा और सप्लाई क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारा केसेस बना सकते हैं। देखते हैं बुक में क्या क्या केस दिया है, हम भी बनाते जाएंगे साथ साथ में। सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड, ये लास्ट क्लास कर लिए थे। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारा कहानी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, अब कहानी को पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी नहीं है, कहानी के अंदर बताया कि ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या था, डी था, नया डिमांड कर्व D1 बना, वो ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS था, दोनों पहले इंटरसेक्ट हो रहा था कहाँ पे, पॉइंट E में। अब प्राइस, अब डिमांड बढ़ने के बाद दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, E1 में इंटरसेक्ट हो रहा है। प्राइस क्या हो गया, अब OP से OP1 हो गया, क्वांटिटी क्या हो गया, OQ से OQ1 हो गया। बस ये टोटल कहानी लिखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ से यहाँ में। ठीक है, तो तुम अगर ग्राफ को क्लियरली समझ जाते हो तो तुम्हारा टाइम पूरा सेव होगा, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ को समझ में आ गया, ग्राफ की प्राइस किधर जाएगा, सप्लाई किधर जाएगा, तो हमको बाकी का चीज पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल, इंक्रीज इन डिमांड। सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड बोला है तो सप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिमांड सिर्फ इंक्रीज हुआ तो ग्राफ कहां चला गया, डी से D1 में शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों क्या हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, वैसे ही चार केसेस यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हम किए थे। दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड का, तीसरा केस है इंक्रीज इन सप्लाई का, और चौथा केस है डिक्रीज इन सप्लाई का। ये हम लास्ट क्लास में कर लिए थे। ठीक है, यहां तक। अब देखो आज के लिए नया केसेस क्या है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ। जब दोनों चेंज होगा, एक साथ दोनों चेंज होगा। अब इसके अंदर क्या क्या केस है देखो, फर्स्ट केस है बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, मतलब सेम डायरेक्शन। बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, फिर से सेम डायरेक्शन। तो ये दो केस हो गया सेम डायरेक्शन का, और ये दो केस हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन का। एक में सप्लाई बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, दूसरे में डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइस क्या होगा। चलो हम लोग एक एक करके चार केस बनाएंगे, बुक में जो लिखा हुआ है बाद में आएंगे। हम लोग चार केस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और देखेंगे क्या होने वाला है। 1 2 3 4। फर्स्ट, ये ओरिजिनल था, ओपी प्राइस था, OQ डिमांड था, दोनों राइज हो गया, दोनों राइज हो गया। क्या होगा बताओ, दोनों राइज होने से प्राइस सेम है और क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन तुम ऐसे डायरेक्टली लिख के नहीं आ सकते। अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है जितना आसान सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो हमको एक चीज 100% गारंटी है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो है क्वांटिटी। ये हर केस में बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो ये बढ़ेगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों राइज हो रहा है, ये दोनों राइज हो रहा है, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन प्राइस का कंफर्मेशन नहीं है, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। इट डिपेंड कि परसेंटेज चेंज किसका ज्यादा है। अगर सप्लाई का परसेंटेज चेंज ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, सप्लाई का परसेंटेज चेंज डिमांड के साथ इक्वल है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और सप्लाई का परसेंटेज चेंज डिमांड से कम है तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस इज अनसर्टेन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइस इज अनसर्टेन, कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन क्वांटिटी 100% श्योर है कि वो क्या करेगा, राइज करेगा। अब इसके अंदर तीन केसेस है, क्या क्या तीन केसेस है। एक केस है, फर्स्ट केस है
डिमांड 10% से राइज हुआ और सप्लाई 100% से राइज हुआ। सेकेंड केस है डिमांड 100% से राइज हुआ, सप्लाई भी 100% से राइज हुआ। और थर्ड केस है डिमांड 200% से राइज हुआ और सप्लाई 100% से राइज। ठीक है, तीन केस है। फर्स्ट ग्राफ के अंदर तीन केस है। पहले में सप्लाई ज़्यादा तेजी से ग्रो किया है डिमांड के कंपैरिजन में, सेकंड में दोनों का ग्रोथ सेम है, और तीसरा में डिमांड का ग्रोथ ज़्यादा है, सप्लाई का ग्रोथ कम है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी क्या होगा तीनों केस में? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, श्योर है। प्राइस, प्राइस फर्स्ट वाले में बताओ, फर्स्ट वाले में प्राइस कम होगा, सेकंड में कांस्टेंट रहेगा, और तीसरे में, ठीक है, तीसरे में क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में केसेस आ सकता है। हमको क्या करना है? हमको ये सब लर्न नहीं करना है बिल्कुल। अभी बैठ के इसका 3 केस लर्न करोगे, इसका 3 केस, इसका 3 केस, इसका 3 केस, और 4 केस ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। उसके बाद खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद एक नया टॉपिक और आएगा, फिर वहां पे 10-12 ठो केस, तो अराउंड 28-30 ठो केस को लर्न करना पड़ेगा। लर्न तो हम लोग बेटर एक काम करते हैं, ग्राफ बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना अगर सीख गए तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा प्राइस क्या होने वाला है और डिमांड क्या होने वाला है। तो एक काम करना है, सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना सीख जाना है। ग्राफ किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते ही अपने आप निकल के आ जाएगा कि क्वांटिटी क्या होने वाला है और प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, केस नंबर 1, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक है, और केस नंबर 2, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। पहला वाला हम क्या बनाए? दोनों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड वाला बनाते हैं, दोनों क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज भी करके देख लेते हैं। ये था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, दोनों को क्या करना है? डिक्रीज करना है। किधर बनाएंगे डिक्रीज करने के लिए? सप्लाई कर्व किधर जाएगा? सप्लाई कर्व किधर जाएगा? यही गलती हो जाएगा ना एग्जाम में, डायरेक्शन चेंज हो गया तो हो गया पूरा ही, आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम तो लर्न कर ही नहीं रहे, हम तो ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट है, और ग्राफ ही गलत बनाओगे तो आंसर ही गलत आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, डिमांड क्या करें? किधर बनाए? डिमांड किधर बनाए? डिमांड नीचे साइड। ठीक है, डिमांड किधर बनाएंगे? नीचे साइड। तो इससे एक चीज तो श्योर है कि क्वांटिटी क्या होने वाला है? कम होगा, ये 100% श्योर है। तुम कितना भी परसेंट चेंज करके देख लो, हमेशा क्वांटिटी क्या होगा? कम ही होगा। ठीक है, लेकिन प्राइस फिर से अनसर्टेन है। अगर सेम परसेंटेज से चेंज हुआ तो सेम रहेगा, अगर डिमांड ज्यादा से कम हुआ है और सप्लाई कम से कम हुआ है तो प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा, और ऑपोजिट में प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारा केसेस को लर्न नहीं करेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक और केस यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा कि डिमांड कहाँ जाने वाला है और प्राइस कहाँ जाने वाला है। डिमांड 10% से कम करते हैं और सप्लाई को 100% से कम करते हैं। ठीक है, सप्लाई को 100% से कम करेंगे तो बहुत सारा कम कर दिया। ठीक है, डिमांड को सिर्फ 10% से कम करना है, तो ये नया डिमांड यहाँ आ गया। फिर से ये तो गारंटी है, क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन प्राइस अब की बार क्या हो गया? ठीक है, इसका थर्ड केस भी बना ही लेते हैं। देखो, थर्ड केस भी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? डिमांड को 200% से कम कर देते हैं। ठीक है, डिमांड को 200% से कम कर देते हैं, तो बहुत सारा ज्यादा डिमांड को कम कर देना पड़ेगा, और सप्लाई को 100% से कम करना है, तो सप्लाई को अब क्या देखने को मिला? दोनों कम हो गया, प्राइस भी कम हो गया और क्वांटिटी भी कम, क्वांटिटी ज्यादा से कम हो। ठीक है, तो ये सब चीज हमको लर्न करने का जरूरत नहीं है, हमको ग्राफ बना बना के प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार ग्राफ बना के प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा इधर उधर हुआ तो गया, एक चीज तो करना ही पड़ेगा ना, या तो ग्राफ याद करो क्या बढ़ने से क्या कम होता है,
नींद में भी वही घूमेगा रात को, क्या बढ़ेगा तो क्या कम होगा। अगर ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो कुछ लर्न ही नहीं करना है, टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में बिना पढ़े जाने से भी चैप्टर अपने आप होगा। ठीक है, चलो ये दो केस हो गया, एक में इंक्रीज करके देख लिए, एक में डिक्रीज करके देख लिए। नेक्स्ट, डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, करके देखते हैं। चलो ये हमारा ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई था, पहले प्राइस क्या था, OQ क्वांटिटी था और OP प्राइस था, OQ क्वांटिटी था और OP प्राइस था पहले। अब क्या करेंगे, डिमांड को डिक्रीज करेंगे और सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। अच्छा तुम एक बार कॉमन सेंस से बताओ तो, किसी भी मार्केट में जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है और बायर चले गए, खरीदना बंद कर दिए, सप्लायर और बहुत सारे आगे बेचने के लिए, तो क्या होगा, प्राइस कम होगा, ये अब गारंटी है। ठीक है, अब ये गारंटी है कि प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, लेकिन क्वांटिटी हमारे पास गारंटी नहीं है। देखो कैसे, डिमांड डिक्रीज, डिमांड को डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। क्वांटिटी क्या है, अभी क्वांटिटी सेम है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज चेंज क्या था, सेम था। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज को थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। मान लो डिमांड को कितने से कम करेंगे, 200% से कम कर लेते हैं, सप्लाई को 100% से 10% से इंक्रीज कर लेते हैं। क्या हुआ, प्राइस कम ही हुआ इस बार भी, क्वांटिटी इस बार कम हुआ। पहली बार क्वांटिटी क्या था, कांस्टेंट था, इस बार प्राइस लेकिन दोनों बार क्या हुआ है, कम ही हुआ है। तीसरा केस भी बना के देखते हैं। अब क्या करेंगे, सप्लाई को तेजी से चेंज करेंगे और डिमांड को कम से चेंज। अब देखो क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन प्राइस अभी भी कम ही हुआ, मतलब ये दोनों केसेस में प्राइस का गारंटी है कि वो क्या होगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये दोनों में प्राइस कम होगा गारंटी नहीं है, पहले वाले में प्राइस कम होगा गारंटी, पहले वाले में प्राइस कम होगा गारंटी है, दूसरे वाले में प्राइस बढ़ेगा गारंटी। ठीक है, बाकी क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन है, क्वांटिटी दोनों में क्या है, अनसर्टेन। ठीक है, क्वांटिटी का हमको पता नहीं, प्राइस क्या होने वाला है, एक में कम होने वाला है, दूसरे में बढ़ने वाला है। ऊपर का दो केस में क्या लिखे बताओ, प्राइस अनसर्टेन है, क्या सर्टेन था बताओ दोनों में, क्या सर्टेन था बताओ दोनों में, दोनों में क्या बढ़ रहा था, किसमें बढ़ेगा किसमें कम होगा, फर्स्ट में क्वांटिटी बढ़ेगा और दूसरे में क्वांटिटी कम। ठीक है, तो ये गारंटी है, ये दोनों ये तो गारंटी है ऐसा होगा। और पहले दो केसेस में प्राइस का हमको पता नहीं क्या होने वाला है और दूसरे दो केसेस में क्वांटिटी का हमको नहीं पता क्या होना। ठीक है, ये ओवरऑल समरी है नेक्स्ट पूरे चैप्टर के एंड तक का। ये चैप्टर में लास्ट तक जितना टॉपिक दिया हुआ है ये सभी का समरी है। ठीक है, प्राइस अनसर्टेन अच्छे से लिख लेना, ये मैं यहाँ पे जगह नहीं था बोल के वैसे लिखा हूं। ये है पेज नंबर 123, यहाँ पे अच्छे से लिख लो, ग्राफ मत बनाओ यहाँ पे अच्छे से लिख लो। क्वांटिटी विल इंक्रीज बट प्राइस डायरेक्शन इज अनसर्टेन, क्वांटिटी विल डिक्रीज बट प्राइस डायरेक्शन इज अनसर्टेन। यहाँ पे प्राइस विल डिक्रीज बट क्वांटिटी डायरेक्शन इज अनसर्टेन, प्राइस विल इंक्रीज
बट क्वांटिटी डायरेक्शन इज अनसर्टेन। देख लो, जैसे समझ में आ रहा है लिख लो। तुम जो भाषा में समझ सकते हो तुम वो भाषा में लिखो, ठीक है? हाँ बस, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा कौन क्या लिखेगा, तुम अपना लिखो। कॉस्ट का तो टेस्ट होगा यहाँ पे, तुमको नहीं देना है, तुम देख लेना, पेरेंट्स को फोन चला जाएगा, पेरेंट्स को समझाना है कि हमारे स्कूल में कट गया, ठीक है? मेरे को मत समझाओ। थर्ड और फोर्थ में क्यों रहेगा क्वांटिटी कांस्टेंट? माहिर, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स अपन परसेंटेज चेंज, किसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है, ठीक है? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट केस, देखते जाना अब। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब फर्स्ट केस का सेकेंड पार्ट है ये, और फर्स्ट केस का थर्ड पार्ट, ठीक है? सेकेंड वाले में बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, इसके अंदर तीन केस है, एक में दोनों सेम से इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कम इंक्रीज हो रहा है, और तीसरे में डिमांड कम इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? उसके बाद थर्ड केस, थर्ड केस के अंदर फिर से वही डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, सेम परसेंटेज से चेंज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। उसके बाद फोर्थ केस, फोर्थ के अंदर फिर से तीन पार्ट, एक दोनों सेम यूनिट से, उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, और थर्ड इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो इतना सारा पार्ट माहिर, हाँ खत्म नहीं, इतना सारा पार्ट। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो घर में बैठ के सारा ग्राफ को लर्न करो और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको लर्न करो, या फिर कोई एक ग्राफ को अच्छे से समझ जाओ, ग्राफ को कैसे बनाना है, जिससे कि तुम यहां तक का सारा ग्राफ आसानी से बना पाओ, ठीक है? तो हो जाएगा। बेटर डिसीजन क्या है, ग्राफ को बनाना सीख ले, डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान ही है, ठीक है? तो यहां तक के लिए हमको क्या करना है, ग्राफ को बनाना सीख, ठीक है? अब आओ ऊपर, एक छोटा सा टॉपिक है, वाइवल एंड नॉन वाइवल इंडस्ट्री। वाइवल एंड नॉन वाइवल इंडस्ट्री, देखो वाइवल एंड नॉन वाइवल इंडस्ट्री सिंपल सा लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। क्या लॉजिक है? बायर जो रेट में खरीदना चाहता है, सप्लायर उस प्राइस पे सप्लाई कर पाना चाहिए, एग्री होना चाहिए, दोनों का प्राइस, दोनों का प्राइस जब मैच करेगा तभी तो बाइंग एंड सेलिंग होगा। सप्लायर ज्यादा रेट बोलता होगा, बायर कम रेट बोलता होगा, तो क्या मार्केट में ट्रांजैक्शन हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो वाइवल एंड अनवाइवल इंडस्ट्री यही है। वाइवल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, दोनों का ग्राफ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस, सेम क्वांटिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं। बायर बोल रहा है 1000 क्वांटिटी 100 रुपए में खरीदूंगा, सेलर भी बोल रहा है 1000 क्वांटिटी 100 रुपए में मैं बेचूंगा, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन मार्केट में हो पा रहा है। नॉन वाइवल इंडस्ट्री में क्या होता है, ये कौन सा ग्राफ होगा, डिमांड और सप्लाई। देखो बायर जो है वो मैक्सिमम कितना रुपए देने के लिए रेडी है, ओपी प्राइस देने के लिए रेडी है, लेकिन सप्लायर जो है वो मिनिमम कितना प्राइस मांग रहा है, OP1 मांग रहा है। तो क्या मार्केट में ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सप्लायर का मिनिमम प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे, बायर के मैक्सिमम प्राइस से। सप्लायर का मिनिमम प्राइस इज मोर देन बायर का मैक्सिमम प्राइस। तुम मैक्सिमम जितना देने के लिए रेडी हो, सप्लायर मिनिमम उससे ज्यादा मांग रहा है,
है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में ट्रांजैक्शन हो पाना, तो सेलिंग बाइंग का एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन वाइबल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को सरवाइव करना और इस इंडस्ट्री को आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो सेलर का मिनिमम प्राइस है वो बायर के मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा है, तो कभी भी एक भी यूनिट का ट्रांजैक्शन मार्केट में हो नहीं पाएगा। क्लियर है? जब तक दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाए तब तक वो इंडस्ट्री कभी भी वाइबल नहीं होगा। कोई ना कोई पॉइंट पे आके ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी इंडस्ट्री क्या होगा, वाइबल होगा, अदरवाइज वाइबल नहीं होगा। ठीक है, चलो बुक में क्या लिखा है देखते हैं। सबसे पहला वाइबल इंडस्ट्री। वाइबल इंडस्ट्री refers to an industry for which supply curve and demand curve intersect each other in positive axis। पॉजिटिव साइड में यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन द वाइबल इंडस्ट्री सप्लाई एंड डिमांड कर्व मस्ट इंटरसेक्ट एट सम पॉजिटिव पॉइंट एज शोन इन फिगर 11.4। As seen in given diagram, both demand and supply curve intersect each other in a positive range x axis and y axis। मतलब ओवरऑल यही बात बोला गया है कि सप्लाई और डिमांड क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। मतलब बायर और सेलर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस उनका डिमांड होना चाहिए। बायर जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहा है, सेलर उसी प्राइस पे बेचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नॉन वाइबल इंडस्ट्री। नॉन वाइबल इंडस्ट्री में क्या होता है? नॉन वाइबल इंडस्ट्री रेफर्स टू इंडस्ट्री फॉर विच supply curve and demand curve never intersect each other in a positive। in a non viable industry, supply curve lies above the demand curve as price is too high for the consumer। it happens when the price at which producer are ready to produce is so high that consumer are not willing to buy even a single unit। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, supplier minimum price is more than buyer's maximum suppliers minimum price is more than buyers maximum price। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। नीचे में आ जाओ, हर दिन होता है ऐसा सही में? चलो ठीक है, मेरे क्लास में तो नहीं होता था, आज हुआ है। मैं भी देखते हैं, ये चेंज होने वाला है सब, आज नहीं होगा जरूर। क्लास जैसे भी कैंसिल हो जाए बोलो, है ना। तुम नहीं आने से भी चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलो स्पेशल केसेस देखना। अब याद करो 5 तो इलास्टिसिटी पढ़े थे डिमांड चैप्टर में और सप्लाई चैप्टर में। क्या क्या था 5 इलास्टिसिटी? परफेक्ट और इनपरफेक्ट, हाईली परफेक्ट, हाईली इलास्टिक, हाँ, लेस इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। ठीक है, 5 प्रकार का हम लोग ग्राफ पढ़े थे कहाँ पे, डिमांड चैप्टर में भी, और 5 प्रकार का ग्राफ पढ़े थे सप्लाई चैप्टर में। ठीक है, अब वो सारे ग्राफ यहाँ पे फिर से आ गए। देखना, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगा और डिमांड चेंज होगा तब प्राइस क्या होगा, देखते हैं ग्राफ में। सब ग्राफ का खेल है, टेक्स्ट को छोड़ दो, ग्राफ में आ जाओ डायरेक्टली। सप्लाई इलास्टिक है मतलब सप्लाई कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, सेम प्राइस पे कितना भी क्वांटिटी मांग लो देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ओपी प्राइस पे सप्लायर जितना भी यूनिट मांगोगे वो सप्लाई करने के लिए क्या है, रेडी है। अब डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले हम कहां थे, ई में थे, अब डिमांड इंक्रीज होने से हम कहां चले गए, E1 में चले गए। सही बात, वायर में प्रॉब्लम है। देखते
यही काम बाकी रहेगा। इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, सप्लाई क्या रहेगा, सप्लाई कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब सप्लायर सेम प्राइस पे कितना भी यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी था। तो बताओ क्या प्राइस चेंज होगा, डिमांड जितना भी है सप्लायर रेडी है सप्लाई करने के लिए सेम प्राइस, तो प्राइस तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, प्राइस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सप्लायर क्या बोल रहा है, खरीदना है तो खरीदो, जितना खरीदना चाहते हो उतना भी दे दूंगा, नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा। प्राइस लेकिन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो प्राइस तो चेंज होगा ही नहीं मार्केट में, तो अब खाली डिमांड क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम, ठीक है। चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है मतलब सेम प्राइस पे कितना भी यूनिट दो सब कस्टमर खरीदने के लिए क्या है, रेडी है। पहले वाले में सेलर बेचने के लिए रेडी था, अब कस्टमर क्या है, खरीदने के लिए रेडी है। तो अब क्या होगा, सप्लाई अगर इंक्रीज हो गया तो, सप्लाई इंक्रीज हो गया तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है। वैसे ही अगर सप्लाई डिक्रीज हो गया तो भी क्वांटिटी क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा, प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी कौन सा केस पढ़े थे, जब सप्लाई इलास्टिक था। अगर सप्लाई इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब प्राइस तुम जितना भी दे दो क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस तुम कितना भी दे दो क्वांटिटी क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छा बताओ, सप्लायर बोलता है क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कभी चेंज होगा, कम या ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हो ही नहीं सकता। प्राइस तुम कितना भी दो, कम दो ज्यादा दो, क्वांटिटी सप्लाइड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई तो सेम का सेम ही है, सप्लाई तो चेंज होगा ही नहीं, तो क्या चेंज होगा, बेचने वाले उतने ही है, खरीदने वाले बहुत सारे आ गए, प्राइस बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है, प्राइस। नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो सिर्फ प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी उतना ही रहेगा और बाकी सब कुछ उतना ही रहेगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब कौन परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब प्राइस जितना भी हो वो सेम यूनिट खरीदेगा, चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज्यादा हो, उसको जितना खरीदना है वो उतना ही खरीदेगा, ना कम खरीदेगा ना ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया तो क्या क्वांटिटी चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि बायर क्या बोल रहा है, मैं तो उतना ही खरीदूंगा, चाहे जितना भी प्राइस रखो हम तो सेम यूनिट खरीदेंगे। तो सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, प्राइस चेंज होना है। सप्लायर बहुत सारे आ गए तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेक्स्ट में डिक्रीज इन सप्लाई में, अगर सप्लाई कम हो गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने। तो पहला जो 4 ग्राफ पड़े उसमें क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट जो 4 ग्राफ पड़े उसमें क्या था, प्राइस क्वांटिटी कांस्टेंट था, प्राइस चेंज हो रहा था। तो क्या इसको लर्न करेंगे, ऑब्वियसली नहीं, सिंपली क्या सीख जाएंगे, ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली वही, ये भी है सिलेबस में, ठीक है। सिंपल एप्लीक नहीं, कुछ नहीं करता है, ये परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड जितना है सब है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर का भी टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा यहां तक। कितना ग्राफ पढ़ लिया आज, पहले 4 पढ़े थे, जब डिमांड इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुआ। फिर 3 का 4 केस पढ़े, 12 हुआ, पहला 4 16, अभी कितना पढ़े, अभी 8 पढ़े, तो 16 8 24। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है 24 तो ग्राफ को याद रखना है या बनाना सीखना है, ठीक है। क्यों, क्या है आज, शुरू करो। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जाओ जाओ बाहर बाहर, जल्दी 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 जल्दी, जिसको जाना है जाओ, जिसको जाना है जल्दी बाहर जाओ, ठीक है। देखो
अब दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है प्राइस सीलिंग का और दूसरा है प्राइस फ्लोर का। अब प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर क्या होता है, ठीक है, सिर्फ समझेंगे क्या होता है, ग्राफ और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। पहले सिर्फ ये समझना है प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है। सीलिंग किसको बोलते हैं, घर में सीलिंग किसको बोलते हैं, ऊपर वाले टॉप को, और फ्लोर किसको बोलते हैं, नीचे को। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है, प्राइस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जहां पे सीलिंग है वहां तक, और मिनिमम कहां तक जा सकता है, जहां पे फ्लोर है वहां तक। मतलब अब लिमिट लग जाएगा कि प्राइस उससे ज्यादा और चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मार्केट में भी होता है, मार्केट मतलब ये नॉर्मल मार्केट में तो होता ही है, शेयर मार्केट में भी होता है, एक सीलिंग और एक फ्लोर होता है जिसको सर्किट बोलते हैं, ठीक है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट लोअर सर्किट का मतलब होता है अगर एक शेयर मान लो 500 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो बाय चांस हो गया कि कंपनी फ्रॉड निकला या कुछ फ्रॉड डिटेक्शन हुआ कंपनी के अंदर में, अचानक से शेयर प्राइस कम हो जाएगा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट क्या लगा के रखा है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर लगा के रखा है। सीलिंग का मतलब एक पर्टिकुलर डे में प्राइस इसके नीचे नहीं जा सकता, मतलब मिनिमम कहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ। अगर यहाँ आ गया तो वो शेयर में ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कोई उसको बेच या खरीद नहीं सकता। अगर मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो क्या होता है, भागने लगता है, ठीक है। तो भागने से भी इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है, जो शॉर्ट सेलिंग किया, आप छोड़ दो, वो नहीं जाएंगे उतना डिटेल में। तो हो सकता है प्राइस बढ़ने से भी नुकसान हो रहा है, प्राइस कम होने से भी नुकसान हो रहा है। तो अगर ऐसे लॉस होते जाएगा तो इन्वेस्टर्स तो मार्केट में भरोसा करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया गवर्नमेंट, अपर सर्किट लगा दी कि एक पर्टिकुलर डे में प्राइस अगर ये लेवल में पहुंच जाता है तो उस दिन उस शेयर में ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ट्रेडिंग कब होगा, नेक्स्ट डे होगा, वो डे और कोई भी ट्रेडिंग मार्केट में, हाँ ये प्राइस बंद हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट आके बंद हो जाएगा। अब मार्केट, हाँ आज एक दिन के लिए वो मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है। आज एक दिन में उससे ऊपर नहीं जा सकता या इससे नीचे नहीं जा सकता। तो कभी कभार देखना गवर्नमेंट बहुत सारे जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं उसका प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर लगाता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो राइस का प्राइस हो गया, धान का प्राइस हो गया, किसान लोगों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाता है, प्राइस फ्लोर लगाता है। फ्लोर मतलब मिनिमम उतना प्राइस तो देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा दे रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम तुम नहीं दे सकते। और कभी कभार क्या होता है, मार्केट में मैक्सिमम प्राइस भी सेट कर देता है, जैसे ओनियन का मैक्सिमम प्राइस सेट करता है, कभी कभार पोटैटोज का मैक्सिमम प्राइस सेट कर देता है, उसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। मतलब उससे ज्यादा कोई भी दुकानदार प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। अब जैसे कोविड के टाइम में मेडिसिन का प्राइस फिक्स किया था गवर्नमेंट, है ना, मतलब उससे ज्यादा कोई भी दुकानदार तुमसे चार्ज नहीं कर सकता, भले डिमांड सप्लाई कितना भी इंपैक्ट क्यों ना हो, डिमांड बहुत ज्यादा क्यों ना हो, सप्लाई बहुत कम क्यों ना हो। अगर डिमांड बहुत ज्यादा सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस तो तेजी से ऊपर भागेगा, तो उसमें कौन आ जाएगा बीच में, गवर्नमेंट आ जाएगा, बोलेगा कि मैक्सिमम तुमको ये लेवल में अब रुकना है, इससे ज्यादा प्राइस और चार्ज नहीं कर सकते, या एक लोअर लेवल सेट कर देता है कभी कभार कि उससे नीचे और तुम पे नहीं कर सकते, उतना तो तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर का। सीलिंग का मतलब हो गया अपर लिमिट, और इसका मतलब हो गया लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, सेट कर देता है कभी कभार अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सेट होने से क्या डिमांड एंड सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। जब प्राइस अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो डिमांड एंड सप्लाई में तो इंपैक्ट पड़ना ही है, क्योंकि डिमांड सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई में भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे प्राइस सीलिंग क्या होता है और उसका कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, ग्राफ देखेंगे, और प्राइस फ्लोर क्या होता है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग ग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संडे को टेस्ट है 2 चैप्टर का। कौन कौन सा 2 चैप्टर, कौन कौन सा 2 चैप्टर बोलो, सप्लाई और रेवेन्यू। सभी को टेस्ट देना है, किसी के स्कूल में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, टेस्ट सभी को देना है, ठीक है। चलो क्लियर है, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।